हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका भरपूर स्वागत है बच्चों। इस वीडियो के अंदर मैंने क्लास 9 का ही जो साइंस का पेपर है 2024 और 2025 का पेपर फुल सॉल्यूशन करवाया है, वो भी बहुत ही बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में, और सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो सेक्शन ए का यहाँ पर विभाग ए का पहला एमसीक्यू है, तो मैं सब पर टिक करती जा रही हूँ, आप इसको टिक कर लीजिएगा। तो पहला है आयतन मापने का साधन मात्रक क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए, लीटर। ठीक है, आयतन को लीटर से मापते हैं। दूसरा है कि हाइड्रोजन तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। ओके, तीसरा निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पर वेग एक सदिश राशि है। उसके बाद है चौथा एमसीक्यू कि आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या है, तो सेकंड हो जाएगा आवर्तकाल का एसआई मात्रक। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन जो एमसीक्यू है विभाग ए का वो पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन ए का 5वां क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर है सही और गलत। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से सही आपको गलत बता दे रही हूँ। पहला है कि पानी एक उत्तम सार्वत्रिक विलयन है, तो ये बात सही है। ठीक है, एक यूनिवर्सल विलयन है पानी। छठा है कि पानी में नमक या चीनी का घोल समांगी मिश्रण है, तो ये बात भी क्या है, सही है। ओके, चलिए। सातवां है कि जंतु कोशिका में हरत लवक नहीं होते हैं, तो ये बात भी सही है। और ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो ये भी सत्य है। तो ये हमारा सही गलत हो गया, सभी आंसर सही है। यहाँ पर रिक्त स्थान है 9वां जो हमारा कि ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, खाली जगह है, तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 यूनिट है। ओके, चलिए। नेक्स्ट है हमारा 10वां की कोशिका की आत्मघाती थैली खाली जगह को कहते हैं, तो लाइसोसोम्स को कहते हैं। ओके, न्यूटन के खाली जगह नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो पहला नियम, प्रथम नियम जो है न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। 12वां है कि श्वेत क्रांति से खाली जगह के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो दूध, श्वेत क्रांति से दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हमारा 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 13वां हमारा जो क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न उत्तर है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। चलिए बारी बारी से मैं इसका आंसर स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ। 13वें का आंसर हो जाएगा कि कार्य की जो इकाई है ना, यानी इकाई क्या होती है, तो वो होती है जूल। ओके, आपको स्क्रीन पर आंसर दिख ही रहा है। 14वां क्वेश्चन है कि IWPAC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पर W की जगह U आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रचलित 7 तत्वों की संख्या कितनी है, तो 94 है। कितनी आ जाएगी, 94। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं लिख दे रही हूँ। ओके, चलिए। नेक्स्ट है हमारा 16वां जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारा 16वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन बी है, 70वें क्वेश्चन से जो शुरू हो रहा है, जिसको मैं आपको बारी बारी से लेफ्ट हैंड साइड में आंसर बता दे रही हूँ। पहला 70वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आंसर दिख जाएगा। देखो यहाँ पर आधार है, कुछ ठोस क्या होता है, आकार में निश्चित होता है, द्रव्य निश्चित नहीं होता है आकार का। उसका ठोस का जो आयतन है वो भी निश्चित होता है और द्रव्य का निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे निश्चित लिखा है, आपको अनिश्चित कर लेना है। बहने की जो क्षमता है ठोस में वो नहीं होती है, पर द्रव्य में आसानी से बहने की क्षमता होती है। कणों की अगर व्यवस्था की मैं बात करूं तो ठोस क्या होते हैं, बहुत ही सघन इसमें कणों की व्यवस्था होती है, पर द्रव्य में इतने व्यवस्थित नहीं होती है। ठीक है, चलिए। आकर्षण बल की बात करें तो बहुत ही अधिक आकर्षण बल होता है कणों में ठोस के अंदर, पर द्रव्य में बहुत कम होता है। ओके, संपीड्यता की बात करें तो लगभग नहीं होती है ठोस के अंदर, जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, पर द्रव्य में बहुत कम होती है पर कम होती है। उदाहरण अगर ठोस का देख लें तो पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, है ना, और पानी द्रव्य का उदाहरण हो जाएगा। ये हो गया 70वां क्वेश्चन। अब हमारा जो 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि धातुओं के गुणधर्म लिखिए, तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है धातुओं के कौन कौन से गुणधर्म है। धातुएं चमकीली होती है, आघातवर्ध होती है, तन्य होती है, उष्मा की सुचालक होती है, और धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक है वो भी उच्च रहता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसी के अंदर 18वां जो क्वेश्चन है कि कोलाइडल के गुणधर्म लिखिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आंसर। कोलाइडल के जो कण होते हैं, कणों का आकार मध्यम होता है। ये विलयन जो है ना, इसमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है, और कणों में जो ब्राउनियन मोशन देखने को मिलता है।
कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं ना वो नीचे नहीं बैठते आसानी से। अगर इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो वो दूध हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कोलाइडल गुणधर्म हो गया उसका। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या की परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ओके, तो इसका ये परिभाषा हो जाएगी द्रव्यमान संख्या की। आगे हमारा 20वां जो क्वेश्चन है कि परासरण के प्रकार बताइए, और उसी के अथवा में है कि कोष केंद्रक के कार्य बताइए। दोनों का आंसर एक साथ देख लीजिए कि परासरण के प्रकार एक अंतःपरासरण होता है जिसमें पानी कोशिका में प्रवेश करता है, और एक बाह्य परासरण होता है जिसमें पानी कोशिका से बाहर निकलता है। ओके, और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन था कि केंद्रक के क्या कार्य है। तो पहला कार्य कि कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण, आनुवंशिक गुणों का वहन और कोशिका विभाजन में लेना होता है। तो ये हो गया कोशिका के केंद्रक के कार्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21वां कि चाल किसे कहते हैं। तो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही चाल कही जाती है। वो चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, और चाल का जो सूत्र है वो हो जाएगा दूरी बटे में लगा समय। अब यहाँ पर जो 22वां क्वेश्चन है कि वस्तु पर बाएं बल लगाने पर उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको स्क्रीन पर आंसर दिख ही रहा होगा। देखो, जब भी वस्तु पर बाएं बल लगाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी गति अवस्थाएं बदल जाती हैं। स्थिर वस्तु गतिमान हो सकती है और जो गति में है वस्तु वो रुक जाएगी, और या तो इसकी दिशा या फिर गति बदल सकती है। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन था अथवा में कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखो, जिसको मैंने साथ में अथवा में लिख दिया नीचे वाला। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है बच्चों, वो देखो क्या कहता है कि जो भी क्रिया और जो प्रतिक्रिया ना, यानी क्रिया के बराबर परिणाम तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यानी आमने सामने बल लगेगा पर जो बल की जो दिशा है वो क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। ओके, चलिए, तो ये तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो गया जो अथवा वाला प्रश्न था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंतर लिखिए द्रव्यमान और भार के बीच में। तो देखो, पहला अंतर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा पे है, निर्भर करता है। ये अदिश राशि है और इसको केजी में दर्शाते हैं, और स्थान पर नहीं बदलता, यानी अगर स्थान बदल गया तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं भार की, तो भार ही गुरुत्वीय बल है, ये सदिश राशि है और इसको न्यूटन से इसका ऐसा ही मतलब क्या है, न्यूटन है, और इस पे स्थान के साथ ही बदल जाता है। स्थान बदला तो भार भी बदल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन कि वैज्ञानिक कारण दीजिए कि छोटे कमरे में प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो देखो, छोटे कमरे में ना ध्वनि का परिवर्तन, जो परावर्तन है वो जल्दी होता है, यानी कि 0.1 सेकेंड से कम। तो यहाँ पर जैसे मूल बिंदु या परावर्ती ध्वनि अलग अलग सुनाई नहीं देती है, इसलिए प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती है। यानी जो छोटा कमरा है ना उसके अंदर प्रतिध्वनि होगी ही नहीं, है ना। तो इसी की वजह से जो है वो ध्वनि सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 25वां क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि खरीफ फसल। तो देखो, वर्षा ऋतु में होने वाली कौन सी जून से लेके जुलाई में बोई जाने वाली, अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल को ही खरीफ फसल कहते हैं। उसके उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो 26वां क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने वाले धान्य कौन कौन से हैं। तो चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये सब क्या हो जाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने वाले धान्य हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा जो 26वां क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारी बारी है सेक्शन सी के 27वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से इसका आंसर नीचे बता दे रही हूँ। पहला आंसर है कि द्रव्य अवस्था पदार्थ के गुणधर्म क्या है। तो देखो, द्रव्य का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, पर आकार निश्चित नहीं होता है। यानी आप किसी भी पात्र में उसको डालेंगे द्रव्य को तो वो वैसा ही आकार ले लेगा। द्रव्य बहते हैं, इनमें विसरण का गुण होता है, और द्रव्यों में ना संपिंडता बहुत कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारा 28वां जो क्वेश्चन है कि विलयन के गुणधर्म लिखिए। तो विलयन के कौन कौन से गुणधर्म हो जाएंगे। देखो, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कारण हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, और विलयन प्रकाश में प्रकरणित नहीं करता है, यानी इसमें टिंडर प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। विलयन को छानकर विलेय और विलायक को अलग भी नहीं किया जा सकता। देखो, समांगी मिश्रण का मतलब ही कि उसको छानकर अलग नहीं किया जा सकता। जब वो विलयन बन गया है तो उसको विलेय और विलायक को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये विलयन के गुणधर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 29वां जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें, जिसमें बारी बारी से ये तीनों का ही मैं आंसर आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप देख लीजिए।
सबसे पहला है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इसके रासायनिक सूत्र हो जाएंगे KNO3 CaSO3 और Na2S। ओके बच्चों, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेक्शन सी का 30वां क्वेश्चन है। जो 30वां क्वेश्चन है ये सही जोड़े हैं, जहां बारी बारी से मैं यहाँ पर टिक लगा दे रही हूँ। कौन सा है? पहले में आ जाएगा क, कोशिका की खोज। दूसरे में आ जाएगा ब, कोशिका को फुलाकर कठिन रखती है। कौन? राजधानी। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या करती है? जो अ वाला ऑप्शन बच गया है, वेनिसिका का पावर हाउस है। ओके चलिए, तो ये हमारा जो 30वां क्वेश्चन है सही जोड़े, ये भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, जो है कि सरल उत्तर। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, बारी बारी से मैं इसका क्वेश्चन के साथ में आंसर बता दे रही हूँ। ओके बच्चों, चलिए तो 31वां जो क्वेश्चन था कि सरल उत्तक और जटिल उत्तक। तो देखो, सरल जो उत्तक है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी है, पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। अब जटिल उत्तक क्या है? तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो मिलकर एक कार्य करते हैं। जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सब जटिल उत्तक के उदाहरण हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये ऐसी वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी 5 पेपर सॉल्व कराए थे व्रज के, उसमें भी ये क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन मिलते जुलते ही है बच्चों, अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो आपको सारे आंसर याद होंगे। ओके चलिए, कोई बात नहीं, अगर जिन्होंने नहीं भी देखा है तो आप इस वीडियो से भी अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 32वां क्वेश्चन था, उसी में था 31वां क्वेश्चन जो अथवा में था कि रंध्र पत्तियों की जो बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र का कार्य देखो क्या था? तो गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का निष्कासन करना और प्रकाश संश्लेषण में सहायता देना। यह है स्टोमेटा, यानी रंध्र के पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र। जो ये हमारा 31वां का ही अथवा वाला क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, देखो मैं स्क्रीन पर आंसर भी दे रही हूँ आपको, और मैं उसको रीड भी करके बता दे रही हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 32वां क्वेश्चन क्या है? 32वां क्वेश्चन क्या था? तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। देखो, परिभाषा लिखनी थी वेग और त्वरण की। तो वेग क्या है? एकांक समय में वस्तु का विस्थापन। और वेग जो होता है ना, सदिश राशि होती है। पर त्वरण क्या है? वेग में ही परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि वेग में परिवर्तन बटे में लगा समय। और चाल किसे कहेंगे? तो एकांक समय में तय की गई दूरी। और ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ओके बच्चों, वेग होता है चाल बटे समय और चाल होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर नहीं लिखा है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 32वां परिभाषा तीनों की। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन के साथ में मैं आंसर यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो देखिए 33वां जो हमारा क्वेश्चन है अनुरणन से रिलेटेड। देखो, किसी भी बड़े होल में ना ध्वनि का बार बार परावर्तन होने से ध्वनि देर तक सुनाई देती है। जैसे हमको चिल्लाते हैं, मैंने कहा पूनम, नम नम नम, इस तरीके से आवाज जो है पीछे आएगी। इसी को कहते हैं अनुरण होना आवाज का। अब देखो, इसको कम करने का उपाय क्या है? जैसे दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पर्दे जो होते हैं ना, पर्दे, फाइबर बोर्ड हो गया, थर्माकोल लगाना, छत को खुरदरा बनाना, जिसकी वजह से अनुरण को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। बच्चों, ये अनुरणन है। और एक होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि पता है आपको? जो पहाड़ों में जाकर हम चिल्लाते हैं अगर बहुत ऊंचाई से, तो आवाजें देखना वहां से टकरा के वापस आती है। जैसे मैंने पूनम वाला नाम का एग्जाम्पल आपको दिया था कि पूनम चिल्लाने पे वापस आएगा पूनम, पूनम, फिर नम नम म, फिर ऐसे रह जाएगा। वर्ड जो है ना धीरे धीरे कट जाएंगे। तो प्रतिध्वनि होती है, और इसी तरीके से ये क्या है? अनुरणन है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा 34वां क्वेश्चन है तरंग की आकृति, जो मैंने यहाँ पर खुद से बना दी है आपको। देखिए, तरंग की जो आकृति है वो ऐसी होती है। इसकी लाक्षणिकता क्या है? आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, आवर्त काल और वेग, जो इसकी क्या है? लाक्षणिकताएं हैं, है ना। तो ये आकृति हमें पूछा था, ये अथवा का सवाल था जो हमने अनुरण वाला किया, उसी के अथवा वाला सवाल था। देखो, अथवा वाले सवाल में आपको एक ही चैप्टर का अथवा में क्वेश्चन करता है। ओके बच्चों, तो ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है तरंग की आकृति वाला, जिसमें से अनुरण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर जो 34वां क्वेश्चन है कि फसल चक्र किसे कहते हैं? तो किसी भी खेत में क्रमिक ऋतुओं में अलग अलग फसलें उगाने की विधि को ही फसल चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बातें क्या? जैसे अगर आप फसल चक्र
कर रहे हैं, जैसे कि फसलों में पोषक तत्वों की मांग अलग अलग हो, है ना, गहरी और जड़ वाली जो फसलें हैं अदल बदल कर बोएं और दलहनी फसल को शामिल करें जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, और एक ही कुल की फसल को लगातार न उगाएं। ये कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं फसल चक्र के लिए, कि अगर आप फसल चक्र को फॉलो कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो इन 4 कुछ मुख्य बातें हैं उनका ध्यान रखना, जैसे एक ही कुल की फसल आप न उगाएं। ओके, फसलों की जो पोषक तत्वों की मांग है वो अलग अलग होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो फसल उगाई है उसमें दूसरी जो अगर फसल उगा रही हूँ उसमें भी मैं वही पोषक तत्व का इस्तेमाल करूं, है ना, तो क्योंकि दूसरे फसल के लिए दूसरे पोषक तत्व की मांग होगी। ओके, तो ये रहा हमारा जो 2024 का पेपर है वो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया। बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन पेपर ये शॉर्ट था। नेक्स्ट अब जो बताने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर 2025 का जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाने वाली हूँ। ओके बच्चों, दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट था 2026 के लिए, ताकि आपको आइडिया आ जाए, इसके लिए मैंने एक ही वीडियो में इसको कवर कर दिया। तो बढ़ते हैं हमारे 2025 के क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए का विभाग ए का पहला एमसीक्यू है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से कम होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विलय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा विलय। दूसरा एमसीक्यू है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव रहता है। कैसा रहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर 8:1। ओके, तीसरा हमारा जो एमसीक्यू यहाँ पर कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा जो चौथा एमसीक्यू यहाँ पर कि पौधों में लचीलापन तथा यांत्रिक सहायता कौन सा उत्तक प्रदान करता है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर सी, यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी वाला, किरण कायमा आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद पांचवा एमसीक्यू यहाँ पर कि पेड़ की छाल की कोशिकाओं की भित्ति में कौन सा रसायन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यूटिन होता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए विभाग ए का जो एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन एमसीक्यू हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर सत्य और असत्य, जिसमें छठा है कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो ये वाक्य क्या है, सत्य है। सातवां जो हमारा विधान है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, तो ये भी सत्य है जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा अभी। आठवां है कि मुक्त पतन करने वाली वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, जो आरंभिक वेग है वो 0 होता है, तो ये भी सत्य है, यानी तीनों ही हमारा सत्य ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है 9th नंबर वाला कि त्वरण का एसआई मात्रक खाली जगह है, तो त्वरण का एसआई मात्रक वैसे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर प्रति नियत, तो ऑप्शन ये हमारा ए वाला आ जाएगा, मीटर पर सेकंड -2। ओके, 10वां है कि खाली जगह बलों का परिणामी बल 0 होता है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मतलब पहला आ जाएगा आंसर हमारा संतुलित। ओके, 11वां है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद जो 12वां है कि हवा में ध्वनि का जो वेग है, खाली जगह होता है, तो हवा में ध्वनि का जो वेग है वो होता है 340 मीटर पर सेकंड। बाद हमारा जो यहाँ पर 13वां खाली जगह है, 13वीं कि दालों में हमें खाली जगह पोषक तत्व प्राप्त होता है, तो हमें प्रोटीन जो है पोषक द्रव्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 13 तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब 14 से हमें संक्षिप्त में उत्तर देना है, तो यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी बारी से मैं इसके आंसर्स आपको स्क्रीन पर लिखकर और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा 14वां क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस में किस साधन से मापोगे, तो यहाँ पर उससे किससे मापा जाएगा, थर्मामीटर से मापा जाएगा। 15वां जो क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु पीतल में 30% जिंक और 70% तांबा है, तो विलयन और विलायक बताओ। यहाँ पर जो विलयन है ना वो जो होगा जिंक, जो 30% है, क्योंकि ये कम मात्रा में होता है। विलय है ये 70% जो है ना हमारा तांबा होगा, क्योंकि ये अधिक मात्रा में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो 16वां क्वेश्चन है यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो ऑक्सीजन द्रव्य का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16 यूनिट होता है। ओके, 17वां हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो देखो कोशिका की जो आत्मघाती थैली है
कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वो लाइसोसोम्स को कहा जाता है। 18वां यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर या परिभ्रमण करते हैं? तो वो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ओके यहाँ पे 19वां हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिस्थिति ए है यहाँ पर कि उच्च श्रेणी के बीजों का जो उपयोग और जैविक खाद का उपयोग। परिस्थिति बी है कि सामान्य बीजों का उपयोग, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग। बताओ कि फसल और जमीन के लिए उपयुक्त दोनों में से कौन सी स्थिति लाभदायी है? तो यहाँ पर है ना हमारा परिस्थिति ए आ जाएगा, यानी उच्च श्रेणी के जो बीज का उपयोग यानी और जैविक खाद का उपयोग। देखो फसल और जमीन दोनों के लिए लाभदायी है, क्योंकि इससे जो उत्पादन है ना वो सही रहता है और मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है, जिसका इससे उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। इस वजह से जो परिस्थिति ए है हमारा कि उच्च श्रेणी के बीजों का उपयोग और जैविक खाद का उपयोग, यही परिस्थिति जो है फसल और जमीन के लिए यही स्थिति सबसे ज्यादा लाभदायी है। नेक्स्ट हमारा 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लाज्म न हो तो वनस्पति में कौन सी घटना नहीं होती है? तो आपका अनुमान बताइए। तो यदि देखो वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट न हो तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होगी। अब अनुमान की मैं बात बताऊं तो देखो पौधा जो है अपना भोजन नहीं बना पाएगा और जीवित नहीं रह सकेगा, क्योंकि परजीवी मृतजीवी के रूप में ही जीवित रह सकता है। तो इस वजह से ये हमारा अनुमान हो गया कि जो वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट न हो तो वनस्पति में कौन सी घटना नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारा जो 21वां क्वेश्चन है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए कि रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति में बाह्य सतह पर जो यानी बाहरी सतह पर किस पदार्थ का यानी स्थूलन या जमावट होता है? तो देखिए रेगिस्तान में उगने वाली जो वनस्पति में बाघ सतह का, ठीक है, किसका बाकी जो सतह का क्यूटीन जैसे मोमी पदार्थ जिसे हम कहते हैं का स्थूलन या फिर जमावट होता है। उसी के बाद है 22वां हमारा कि रोडो पोम्फ्रेट मृगन और टूना पड़ मीठे पानी की और समुद्री मत्स्य है। तो पहचानो कि कौन सी मीठे पानी की मत्स्य या कौन सी समुद्री मत्स्य है। तो देखो बच्चों इसमें क्या आएगा कि ये जो मीठे पानी की मछलियां जैसे रोहू हो गई, कतला हो गई, है ना, पोग्रेट और समुद्री है, मीठे पानी की है पोग्रेफ्रेट, और उसके बाद समुद्री मछलियां कौन सी होगी? पॉम्फ्रेट, टूना। ओके तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, जो इसको करना था वो हमने कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 23वां प्रश्न। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है हमारा सही जोड़े। तो यहाँ पे बल ज्ञात करने का सूत्र, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए है हमारा F = ma। 24वां है कि मधुमक्खी संवर्धन की पद्धति, तो वो कही जाती है एपीकल्चर, सी वाला ऑप्शन। ओके बच्चों, अब है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी का देखो यहाँ पर आप सारे प्रश्न देख लीजिए, बारी बारी से मैं इसको क्वेश्चन के आंसर के साथ में सॉल्व करवाने वाली हूँ। ओके चलिए 25वां जो हमारा क्वेश्चन है कि परिभाषा दीजिए ऊर्ध्वपतन की और सूखा बर्फ की। यहाँ पर देखो ऊर्ध्वपतन किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया ना जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव्य अवस्था में आए ही सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे कि कपूर हो गया, कपूर है ना द्रव्य अवस्था में आए बिना ही, जैसे आप देखो कपूर को खुला छोड़ दोगे ना थोड़ी देर के लिए तो वो वाष्प में यानी उड़ जाएगा। ओके और उसी तरीके से नेप्थलीन की भी गोली जो होती है वो भी ऊर्ध्वपतन का उदाहरण हो जाएगी। दूसरा हमारा है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो देखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये बिना पिघले सीधे गैस में बदलती है और इसीलिए इसका उपयोग शीतलन में किया जाता है। ओके तो ये हो गया दोनों की परिभाषाएं। उसके बाद है हमारा 26वां कि CH4 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है ये, है ना। देखो क्या है इसके अंदर, कार्बन हमारा एक अणु है और हाइड्रोजन हमारा 4 अणु है। तो यहाँ पर कार्बन हमें लेना है कितना 12 और हाइड्रोजन लेना है 1 × 4। तो 12 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 16 यूनिट, यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान परिकलन कर दिया हमने 16 यूनिट। उसके बाद है हमारा 27वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर 2 हमें दिए हुए हैं, पहला है सोडियम ऑक्साइड और दूसरा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर पहले का हो जाएगा NO2O
और दूसरा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का हो जाएगा Mg और क्वाइज में OH2। ओके, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा जो 28वां क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या बोला होगा, न्यूरॉन का जो एक चित्रित नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हो निम्नलिखित जो नामांकित चित्र है ना। चलिए बढ़ते हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है विभोजोतक उत्तकों के उनके क्षेत्र के आकार पर कितने प्रकार हैं और उनके नाम लिखिए। तो देखो विभोजोतक जो उत्तक के ना उसके क्षेत्र में 3 प्रकार हैं। जैसे पहला है शिरस्थ विभोजोतक यानी जड़ व तने के शेष पर जो होता है। दूसरा है पार्श्व विभोजोतक जो तने की परिधि में होता है। और तीसरा है अंतर्वेशी विभोजोतक जो पत्ती के आधार या टहनी के पर्व पर होता है। ओके, ये तो 3 हो गए हमारे विभोजोतक उत्तक के आधार के प्रकार। उसी तरीके से हमारा है 30वां क्वेश्चन कि समस्थानिकों के कोई भी हमें 2 उपयोग लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर समस्थानिक के उपयोग, तो पहला है कैंसर के उपचार में जो कोबाल्ट 60 है ना उसका उपयोग किया जाता है। उसी के बाद है दूसरा है पुरातत्विक जो अवशेष हैं, अवशेषों की आयु को ज्ञात करने के लिए जो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। पता है कार्बन डेटिंग पद्धति जिसे कहते हैं कि ये जो पुरातत्व अवशेष है वो कितने पुराने हैं ये पता करने के लिए इस जो C14 का इस्तेमाल किया जाता है वो समस्थानिक का ही उपयोग हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा 31वां जो क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर, जो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने क्वेश्चन कई बार समझाया है। ओके बच्चों, चलिए 32वां हमारा है कि तरंग के उदाहरण दीजिए। तो तरंग के 3 उदाहरण, पहला ध्वनि तरंग, दूसरा जल त्वरण तरंग और तीसरा है प्रकाश तरंग। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां है हमें बताना है कारण। क्या कारण है? देखो जड़त्व के नियम के कारण यात्री की जो शरीर है ना गति में रहना चाहती है, जिससे बस रुकने पर भी पैर रुक जाते हैं, पर उसके ऊपरी की जो शरीर है वो आगे गति में रहती है। तो इसलिए यात्री जो है आगे की ओर झुकता है, ये कारण है ना। ये कारण भी मैंने कई बार समझाया है आपको, पहले जो प्रश्न सॉल्व करवाए हैं उसके अंदर। 34वां हमारा जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा में इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, जो आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखो बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा है ना वो विद्युत ऊर्जा में और फिर बल्ब में विद्युत ऊर्जा क्या होगी, परिवर्तित होगी। अब यहाँ ना प्रकाश ऊर्जा जो है प्लस उष्मीय ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा प्लस उष्मा ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित होगी यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसी के अंदर जो 35वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा का भी क्या हो रहा है, तो विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा प्लस उष्मीय ऊर्जा में क्या हो रहा है, रूपांतर हो रहा है। यानी जो बैटरी में ना संचित रासायनिक ऊर्जा ना पहले विद्युत ऊर्जा में और उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो 36 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा कि जो बिजली की चमक है ना पहले दिखाई देती है और गर्जना बाद में सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है, देखो क्योंकि जो प्रकाश की चाल है ना ध्वनि की चाल से बहुत क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर देखो प्रकाश की जो चाल है वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जो ध्वनि की चाल है वो कैसी होती है, हवा के अंदर लगभग 330 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे जब मेघ गर्जन होता है या बिजली गरजती है तो बिजली के साथ साथ उत्पन्न होती है, ये प्रकाश लगभग तुरंत हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जबकि जो ध्वनि होती है ध्वनि को आने में समय लगता है। तो इसी की वजह से जो गर्जना है देरी से सुनाई देती है। देखो बच्चों, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको स्क्रीन पर भी उसका आंसर लिख देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा 37वां क्वेश्चन है कि जैविक और अजैविक कारक जो है ये किस तरीके से उत्पादन को क्या करते हैं, कम करते हैं या प्रभावित करते हैं। अगर दोनों की बात करूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जैविक कारक की। तो यहाँ पे लाभदायक क्या है और हानिकारक क्या है। तो जैविक कारक जो है मधुमक्खी, केचुए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु परागण और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है जैविक कारक का। अगर हानि की मैं बात करूं तो देखो कीट हो गया, खरपतवार, रोगजनक जो हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फसल को नुकसान पहुंचाकर उत्पादन को क्या करते हैं, घटाते हैं। इसकी हानि एक
माइनस पॉइंट हो गया। दूसरा है हमारा अजैविक कारक। देखो अजैविक कारक में पहले अनुकूलनता की बात कर दूं मैं, तो ये उचित तापमान, वर्षा, सूर्य प्रकाश, उपजाऊ मिट्टी उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, ये तो हो गया इसका अनुकूलनता क्या है। अब प्रतिकूल क्या प्रभाव देते हैं, तो देखो जो अजैविक कारक है ना, वो सूखा, बाढ़ वाला, जो लवणीय मिट्टी, प्रदूषण, फसल वृद्धि रोक कर उत्पादन को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो फसल का अच्छा उत्पादन तभी होता है जब जैविक जो कारक है ना वो संतुलित हो और अजैविक जो कारक है वो अनुकूलित हो। तो ये पूरा हमारा हो गया 37वां क्वेश्चन का आंसर। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब है हमारा सेक्शन सी यानी विभाग सी का सवाल। 38वां यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो हम बारी बारी से तीनों अवस्थाओं को देख लेते हैं। पहला है कि देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर ना जल द्रव्य अवस्था में होगा, क्योंकि ये सामान्य ताप पर बढ़ने वाला तरल है। दूसरी जो स्थिति है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस पर जल ठोस यानी बर्फ अवस्था में होगा। ये जल का क्या है, हिमांक है, जिस पर द्रव्य बर्फ में बदलता है। तीसरी जो स्थिति है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है गैस अवस्था में होगा। ये जल का क्या है, क्वथनांक है, जिस पर द्रव्य वाष्प में बदलता है। तो ये हमारा हो गया 38 वाले तीनों अवस्था को हमने देख लिया। 39 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, वर्गीकृत करना है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के अंदर था। तो समांगी मिश्रण में आ जाएगा सोना जल, वायु और शरबत। ये तीनों कैसे हैं, समांगी मिश्रण। बच्चों आपको पता ही होगा कि समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो मैं इस चीज को ध्यान में रखकर इस आंसर को बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा विषमांगी मिश्रण, पहला लकड़ी, बर्फ और मिट्टी। तो ये तीनों हो जाएंगे हमारे विषमांगी मिश्रण के अंदर। ओके बच्चों, यहाँ पे जो हमारा 40वां क्वेश्चन है ना, विलयन के गुणधर्म लिखो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसी के अंदर विलयन के गुणधर्म को बता दिया है। ओके, और यहाँ पर चलो जो 41वां हमारा सवाल है, यहाँ पर हमने बारी बारी से इसका जो ऑप्शन है मैं टिक कर रही हूँ, आप इसको टिक कर लीजिए। देखो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन एफ। उसके बाद हमारा जो कार्बन है, कार्बन का जो हमारा हो जाएगा सी वाला, और डी हमारा जो नाइट्रोजन के लिए आ जाएगा डी वाला ऑप्शन एन। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा सी वाला ऑप्शन ओ, और जो हमारा Mg है यानी मैग्नीशियम है वो आ जाएगा Mg वाला ऑप्शन नंबर बी, और हमारा जो क्लोरीन है वो आ जाएगा ऑप्शन ए Cl। तो यहाँ पर आप सही जोड़े मिला सकते हैं, मैंने यहाँ पर मिला दिया है। नेक्स्ट हमारा जो 42वां क्वेश्चन है कि जो जटिल स्थायी उत्तक, जो आपने पहले ही देख लिया जो क्वेश्चन है, अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ। तो जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो मिलकर एक कार्य करते हैं। तो वनस्पतियों में जो जाइलम और फ्लोएम है ना, जटिल स्थायी उत्तक है। जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का वहन करता है। ये आपको याद ही रखना है। कई बार ये एमसीक्यूज में, खाली जगह में, या फिर वन लाइनर के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जाइलम जो है ना, ये जल का वहन करता है। कैसे याद रखना है, ज फॉर जल और ज फॉर जाइलम, ठीक है। और जो खाना बच गया यानी कि फ्रूट फल बच गया एफ से यानी फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करेगा, भोजन का वहन करेगा, और जो जाइलम है वो किसका वहन करेगा, तो वहन करेगा वो जल का वहन। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है 43वां यहाँ पर क्वेश्चन कि वृत्तीय गति के चिर परिचित उदाहरण लिखें। यहाँ पर मैं ऊपर इन सभी का जो आंसर है लिख दे रही हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। 43वां जो है कि पंखे के ब्लेड की गति हो गया, घड़ी की सुई की गति हो गई, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति हो गई, झूले की गति। ये सारी कैसी गति है, तो वृत्तीय गति की चिर परिचित उदाहरण हो गए सबकी। उसके बाद है हमारा 44 वाला क्वेश्चन, न्यूटन के गति का पहला नियम। तो देखो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसके अनुसार यदि कोई वस्तु अगर विराम में है, विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में ही रहेगी। गतिमान में है तो समान वेग से वो गति ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ये न्यूटन के गति का पहला नियम हो गया। 45वां जो क्वेश्चन है कि वस्तुओं को साफ करने के लिए जो पराध्वनि का जो उपयोग सफाई में किया जाता है, तो आपको आंसर दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो वस्तुओं को साफ करने के वाले जो व्हीलर में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है, और उच्च आवृत्ति के कारण व्हीलर
ऑक्सीजन में सूक्ष्म जो बुलबुले हैं बनते हैं, फूटते हैं, जिससे गंदगी छूटकर अलग हो जाती है। और इसका उपयोग घड़ी के पुर्जे को साफ करना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उनको साफ करने में किया जाता है। जो 46 वाला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आंसर, इससे पहले मैंने इस आंसर को बता दिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विभाग डी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप इसको देख लीजिए, उसके बाद में हम बारी बारी से इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नील बोल्स का जो परमाणु मॉडल। देखो इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक कक्षा में निश्चित ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक कक्षा में जाते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, तो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण या उत्सर्जन होता है। और यही मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो ये पूरा ही मैंने लिख दिया है आपको नील बोर्स का परमाणु मॉडल, जो आपको किताब में भी आसानी से मिल जाएगा। 48वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रचना जो नील्स बोर मॉडल के अनुसार दी हुई है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 49 वाला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति के केवल पादप जो कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में नहीं होती है। ये सेल्यूलोज की बनी कठोर परत है और जो कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है और ये कोशिकाओं को निश्चित आकार देती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, कोशिकाओं की रक्षा करती है, ये परागम्य होती है और जिससे जल और विलय आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये कोशिका भित्ति का उपयोग हो गया। 50वां हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका जो जाल है, तो यानी कोशिका द्रव्य में इसके प्रकार कौन कौन से हैं, यानी खुरदरा जो राइजोसोम्स लगे होते हैं और चिकना जिसमें राइजोसोम्स नहीं होते हैं। इसका कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, लिपिड का संश्लेषण करना, पदार्थों का परिवहन करना और विसहरण करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 51 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको आंसर के साथ में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो हमारा 51वां सवाल है यहाँ पर, जो उत्प्लावक बल का प्रयोग, यानी एक ठोस वस्तु को जो कमानीदार तुला से हवा में तोलें, मान लेते हैं कि वो उसका जो भार है ना वो W1 है, क्योंकि भार को वेट कहा जाता है। तो फिर उसी वस्तु को पानी में अगर आप डुबो कर तोलेंगे तो W2 भार हो जाएगा। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है मैंने, देखो W2 इज लेस देन W1, तो भार में कमी हो गई, यानी W1 माइनस W2। तो उत्प्लावक जो बल के कारण ऐसा होता है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। 52 नंबर में हमें पूछा हुआ क्वेश्चन कि जी और जो बड़ा जी है, कैपिटल जी, उसमें अंतर क्या है। देखो जो जी स्मॉल जी है वो गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है, ये त्वरण है और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये स्थान के साथ में बदल जाता है, ये सदिश राशि है। पर जो जी है ना कैपिटल, वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ये स्थिर रहता है, ये अदिश राशि है, समय के साथ नहीं बदलता है। और ये जो है ना दो इकाइयों जो द्रव्यमानों के बीच में इकाई की दूरी पर लगने वाला बल है, जिसका मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। 53 वाला जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर सही जोड़े थे, जिसको मैंने आंसर के साथ यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पेपर का, जो 54 वाला क्वेश्चन है कि सेंद्रीय खाद और रासायनिक खाद में अंतर। देखो सेंद्रीय खाद क्या होता है, गोबर, कंपोस्ट आदि से बनता है, मिट्टी की संरचना सुधारता है, जल धारण क्षमता बढ़ाता है और धीरे धीरे पोषक तत्व देता है और पर्यावरण के अनुकूलन में रहता है। अब रासायनिक जो खाद है ना वो कारखानों में बनती है, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, तो ये विशिष्ट पोषक तत्व तुरंत देती है, अधिक उत्पादन भी देती है, पर अधिक उत्पादन उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरता है ना घटती है और प्रदूषण होता है। तो ये अंतर है सेंद्रीय खाद और रासायनिक खाद के बीच के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो 2025 का भी सॉल्यूशन है वो पूरा हुआ बच्चों। वीडियो एंड करने से पहले सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है और लेक्चर है आपको समय से और जल्दी मिल सके, ताकि आप प्रिपेयर रह सके अपने एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, तो ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।